हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं फ्रेंड्स बिहार एसआई मेंस एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिहार दरोगा मेंस देना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व करना सीखना होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है और बहुत ही कम समय में आप इसको कैसे कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे बाकी के वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे होम पे जा करके यानी कि चैनल पे जा करके आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी वीडियो की लिंक एक साथ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 14 भुजा वाले एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के मापों के योग का मान क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ता है और उस फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं काफ़ी इजीली। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ये फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, योग पूछा जाता है तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स की संख्याओं यानी कि जितने भी बहुभुज दिए गए थे उनकी भुजाओं के जब योग निकालना होगा तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है n-2 इंटू 180। ठीक है, इस फॉर्मूले के थ्रू आप आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू, n का मतलब फ्रेंड्स, n का मतलब संख्या। ठीक है, इनका मतलब मैं लिखता हूँ संख्या। आप इस संख्या रख करके यहाँ पे निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन में कितने संख्या दिए गए थे, 14। तो 14 में से 2 गया तो कितना हो गया, 12। और 12 को 180 से अगर गुना करते तो कितना हो जाएगा, आप इसको कर सके देखिए 12/96 और 12 एकम 12 और 9 आपका 21। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि 2160 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, उसके जो टोटल आंतरिक कोण होंगे, जो 14 भुजा वाले बहुभुज है उसके सभी आंतरिक कोणों का योग जो होगा वो 2160 हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, लेकिन अगर प्रत्येक कोड के लिए पूछा जाता है तो आप उसके लिए भी फॉर्मूला याद रखेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन हो अगर पूछे फ्रेंड्स कि 14 भुजा वाले प्रत्येक बहुभुज में आंतरिक कोडों की प्रत्येक आंतरिक कोड कितने होंगे, तो वहाँ पे क्या करना होता है कि फॉर्मूला तो हमारा यही होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें n से डिवाइड करना होता है जब प्रत्येक निकालना होगा तो। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 29 लगातार सम पूर्णांकों का औसत 60 दिया गया, इन पूर्णांकों की सर्वोच्च संख्या क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी आसान क्वेश्चन है लेकिन इसको बनाने के मेथड भी कई सारे होते हैं और लोग इसको बनाने में इतने ज़्यादा टाइम भी लेते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन इस क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल तरीके से किया जा सकता है बहुत ही कम समय में। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखिए फ्रेंड्स, जो औसत होता है उसका मतलब क्या होता है, औसत का मतलब बीचों बीच की संख्या, जितनी भी संख्या दी है उनके बीचों बीच की संख्या। तो हमारे पास कितनी संख्या, कह सकते हैं कि हमारे पास 29 संख्या, 29 संख्याओं का औसत दिया गया, यानी फ्रेंड्स ये कह सकते हैं इसकी जो औसत संख्या है वो बीचों बीच की संख्या। तो बीचों बीच की संख्या का मतलब क्या हुआ कि 60 जो है वो टोटल 29 संख्याओं में बीचों बीच में आता होगा। इससे पहले जितने भी हो, इससे बाद में उतने ही होंगे। ठीक है, तो ये कह सकता हूँ फ्रेंड्स कि 29 जब आ रहा है तो ये हम ये कह सकते हैं कि इसके पहले 14 संख्या होगी, इसके बाद में 14 संख्या होगी और एक संख्या जो होगा वो आपका बीच में होगा, तभी तो हुआ बीचों बीच की संख्या। औसत का मतलब बीचों बीच की संख्या। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जस्ट बाद 14 संख्या होंगी, इसके पहले 14 संख्या होंगी और जो बीच वाला है वो 29वां हो जाता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि हम क्या कह रहे हैं। देखिए, कहने का हमारा मतलब ये है फ्रेंड्स कि टोटल 29 संख्या है, 29 संख्या को अगर हम औसत करते तो वो बीचों बीच की संख्या निकलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बीचों बीच की संख्या 60 दिया गया वो 14 के पहले और 14 के बाद, यानी कि बीचों बीच यहाँ पे आपका पड़ रहा है, इससे पहले 14 संख्या इधर होगा और इससे बाद इधर संख्या होगा। ठीक है, बात समझ में। अब कहने का मतलब ये हुआ कि हमसे जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब 60 है तो ये 62, 64 इस तरह से बढ़ रहा होगा। लेकिन हमें क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स कि 14 इधर होगा और 2 से मल्टीप्लाई जब सम संख्या है तो 14 गुने 2 कर सकते हैं कि नहीं। तो 14 दूना का मतलब 28। तो कहने का मतलब 28, तो 28 अगर इधर बढ़ेंगे तो 60 में 28 कितना होगा, 88। तो ये हमारा अगर 62, 64, 68 सॉरी 66 इस तरह से आप जाएंगे तो सबसे जो बड़ी संख्या होगी वो 88 तक जाओगे आप, जो कि 29वीं सबसे बड़ी संख्या होगी। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर उसी तरह से पूछता फ्रेंड्स कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो देखिए 2 कम करते तो हमारे पास आपको पता है कि 14 इधर भी कम संख्या है, तो 14 हम गुने 2 कर लेते 28 और 60 में से 28 कम कर देते, यानी कि जितना भी आता वो हमारा सबसे छोटी संख्या होती। ये तो बात क्लियर होगी। या फिर अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको x मानकर भी बना सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा फ्रेंड्स आप इस तरह से कीजिए, काफ़ी ईजिली और थोड़ा सा यूनिक मेथड भी हो जाता है। क्लियर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ।
देखिए फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एपी जो कि आपका एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चन एपी से पूछा जाता है, तो मैं आपको एपी से क्वेश्चन ये करा रहा हूँ और आगे के जो पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, जो डे हमारा चल रहा था डे 34 33 इस टाइप के जो हमारा डे चल रहा था उसमें मैं आपको एपी से क्वेश्चंस डेफिनेटली कराऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैंने आपके एपी के लिए एक क्वेश्चंस रखा है और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको बहुत ही जरूरी है सीखना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। हमारे पास एक सीरीज दिया गया 1, 8, 15 और 22। ठीक है फ्रेंड्स, सीरीज को आगे बढ़ाया डॉट डॉट करके और हमसे क्वेश्चंस में पूछा गया है कि इसका जो 10 टर्म्स होगा यानी कि जो 10वां पद होगा, जैसे 1 2 3 4 ये 4 पद हुए, तो जो 10वां पद आएगा वो कौन सा आएगा। उसी तरह से हमसे पूछा गया फ्रेंड्स कि S10 यानी कि जो 10 पद आएंगे उन सभी को जोड़ने के बाद हमारा क्या होगा। तो हमें दोनों चीज़ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इसके लिए देख फ्रेंड्स क्या कहता है, जब भी हमें 10 टर्म्स निकालना होगा यानी कि A10 कहते हैं या फिर 10 टर्म्स कहते हैं, तो 10 टर्म्स के लिए क्या कहते हैं कि A + 9D आप कर लो। अब ये ए क्या होता है और डी क्या होता है मैं आपको एक छोटा सा तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, जब भी कोई सीरीज दिया गया था उसका जो पहला सीरीज होता है वो आपका ए होता है, तो मैं मान लेता हूँ कि ए बराबर हमारा 1 हो गया। जो डी होता है फ्रेंड्स इसको डिफरेंशिएट कहते हैं या फिर इसको कह सकते हैं सार्व अंतर, यानी कि दो पदों के बीच का अंतर होता है। तो दो पदों के बीच का अंतर सभी का सेम होना चाहिए, तभी हम किसको कह सकते हैं कि ये एपी में है। क्लियर। तो देखिए 8 में से अगर 1 घटाते तो कितना आएगा 7, 15 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 7, यानी कह सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्ट है। और हमारा जो डी होगा वो कितना होगा, दूसरा पद में से पहले पद को घटाया जाता है तो जो कि हमारा 7 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ए की जगह पे 1 और डी के जगह पे आप 7 रखो, तो 9 7 63 और कितना होगा 64। क्लियर, यानी कि हमारा जो 10 टर्म्स हुआ वो कह सकते हैं कि अगर आप इस पद को आगे बढ़ाओगे 7 इसमें ऐड करते चलोगे तो जो 10वें नंबर पे आएगा वो 64 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट होता है, इसके फॉर्मूले के थ्रू निकाल सकते हो। ये तो बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर टोटल जो दिया गया 22 और इसके बाद आएगा आपका 7 जोड़ेगा 29, उसके बाद इस तरह से आगे बढ़ेगा, तो अगर टोटल को हम जब ऐड करेंगे तो वो कितना होगा, जिसको हम फ्रेंड्स कहते हैं डायरेक्ट में S10 हमसे पूछा जा रहा है। तो S10 निकालने के लिए दो फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला तो आप n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी ये करके निकाल सकते हो, या फिर एक डायरेक्ट फार्मूला होता है n/2 इंटू a + l। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इन दोनों फार्मूले के थ्रू आप निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अगर इस आप पहले फार्मूले पर जाओगे तो भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे पास n पता है, Sn होता है Sn। ठीक है, यानी कि सम ऑफ 10 जो टर्म्स है उसको हमको ऐड करना है, तो n हमारे पास 10 दिया गया है, दोनों फार्मूले से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, n की जगह पे मैं आपको नीचे वाले फार्मूले बताता हूँ। इस फार्मूले को कब निकाला जाता है, जब आपका पहला पद और लास्ट पद, ठीक है, लास्ट टर्म, एल का मतलब लास्ट टर्म होता है, तो हमें पता है फ्रेंड्स पहला टर्म तो आपका 1 है और लास्ट टर्म हमारा जो 10 निकालना है, तो 10 हमारा 64 आ गया था, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 64 होगा। तो फर्स्ट और 64 जो कि लास्ट दिया गया, इस वजह से हम यहाँ पे रखेंगे 10 और बट्टे 2। ए का मान कितना है फ्रेंड्स आपका 1 और एल यानी कि लास्ट टर्म जो कि 64 के बराबर है, तो मैंने इसको 64 रखा। अब इसको मैं कटा दिया 5 और 64 एक 65, इसको आप कर लीजिए कैलकुलेशन आसानी से। 5 बच्चे 25, 2 5 30 और 2 32, यानी फ्रेंड 325 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाता है। तो बताइए कोई दिक्कत हो नीचे अगर बताइए कमेंट करके, कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूंगा सब चीज़ अच्छे से समझाने की। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आपको बस ये दो फॉर्मूले याद रखने, जो कि ऐसे निकालना होता तो किस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरह से निकालिए या फिर इस तरह से निकालिए। मोस्टली आप इस तरह से करिएगा तो काफ़ी ईजिली आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्लियर, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एक काम का 75% जो कि 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं कि ए जो है फ्रेंड्स वो कोई काम का 75% का मतलब क्या हो 3/4। ठीक है, 75% का मतलब 3/4 काम को वो 25 दिन में करता है। तो ये कह सकते हैं कि ए जो है वो पूरे कार्य को, यानी कि पूरे कार्य को करेंगे तो 25 चौका 100/3 दिन में कर सकता है। ये बात क्लियर। अब देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स, जो बचा हुआ कार्य है यानी कि 3/4 तो ए ने कंप्लीट किया, तो शेष कार्य कितना बचा होगा 1/4। तो ए कार्य के 1/4 कार्य के लिए वो दोनों मिलकर के बी को बुलाता है और दोनों मिलकर के उस कार्य को करते हैं, बचे हुए कार्य को 5 दिन में। तो बचे हुए कार्य का मतलब 1/4 और 5 दिन में करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि काम का 1/4। ठीक है, 1/4 काम बचा है, 3/4 तो कंप्लीट हो गया था ना, 1/4 भाग को दोनों मिलकर के करते हैं तो 5 दिन में करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस टोटल कार्य को, बचे हुए टोटल कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो 5 चौका 20 दिन में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए मैं इसको इजी करने के लिए क्या करता हूँ कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों इक्वेशन में 3 से गुना कर देता हूँ, ताकि आपका जो भाग में दिएगा वो ईजिली हो जाए। तो ऊपर मैंने 3 से गुना किया और नीचे भी 3 से गुना किया, तो ये कह सकते हैं कि ए जो होगा उस कार्य को कितना दिन में करेगा, 100 दिन में कर रहा है। तो बी मान लेते हैं फ्रेंड्स a + b, जो कि ठीक है a + b दोनों मिलकर के 60 दिन में कर रहे थे।
ध्यान से समझिएगा क्वेश्चंस को मैं कैसे कर रहा हूँ। अब इसके बाद दोनों का एलसीएम जिस तरह से हम लोग करते हैं बस यहाँ पे वही करना है। क्लियर? तो 100 और 60 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 300। ठीक है, अब इसको 3 बार में ये कट जाएगा और ये 5 बार में कट जाएगा। यहाँ से निकाल सकते हैं बी की वैल्यू, तो अगर ए प्लस बी में से ए को घटा देंगे तो बी निकल जाएगा। तो कह सकते हैं कि बी अगर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो 300 और यहाँ पे 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि इफिशियंसी, टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर दिया 2, तो कह सकते हैं कि 150। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हम लोगों ने ऊपर में 3 से गुना भी किया था, तो यहाँ पे वापस उस तरह से लाने के लिए 3 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, पहले 3 से गुना किया था तो वापस 3 से भाग कर दिया ताकि इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो कह सकते हैं कि बी उस कार्य को 50 दिन में इजीली कंप्लीट कर सकता है। तो बताइए फ्रेंड्स, कोई दिक्कत हुआ? बिल्कुल आप इजीली कर सकते हो। अगर आप डायरेक्ट 100/3 को कैलकुलेशन करते तो थोड़ा सा लेंदी होता और आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन इस तरह से कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा और काफ़ी ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को आप इसी तरह से तोड़ करके सॉल्व करेंगे। क्लियर? अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन बुक की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। त्रिभुज एबीसी के लिए फ्रेंड्स मीडियन जो दिया गया वो एडी यानी कि माध्यिका जो एडी के समीकरण हमें ज्ञात करना है। क्या है होगा यही पूछा जा रहा है। यदि फ्रेंड्स आपके पास ए बी सी के निर्देशांक जो दिए गए वो -5,4 -4,0 -2,2 है, तो चलिए सबसे पहले तो हमें फिगर बनाना होगा। तो चलिए मैं फिगर बना लेता हूँ। हमारा एक त्रिभुज दिया गया और इस त्रिभुज का जो निर्देशांक दिया गया वो ए बी और ये सी। ठीक है, ए का निर्देशांक कितना है फ्रेंड्स? -5,4। ठीक है, और उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि इसका जो बी का निर्देशांक है -4,0। ठीक है, सी का निर्देशांक कितना दिया गया? -2,2। मीडियन जो दिया गया वो एडी दिया गया, एडी जो कि मध्य बिंदु हो जाएगा फ्रेंड्स। जब भी मीडियन दिया जाता है तो वो क्या करते हैं कि दोनों भुजाओं के बीचों बीच गिरता है। ठीक है, अब इसका निर्देशांक हमें नहीं पता है और हमसे इसी का समीकरण पूछा गया, यानी कि दो बिंदुओं के बीच का समीकरण निकालना है। तो कैसे करेंगे? अगर आपने हमारे वीडियो को स्टार्टिंग से देख रहा है तो आपको पता होगा फ्रेंड्स दो बिंदु के बीच का समीकरण के लिए क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इसका निर्देशांक नहीं पता है, यानी कि डी की वैल्यू नहीं पता है। तो क्या करेंगे, दो बिंदुओं के बीच ये पड़ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, दो बिंदु के बीच में ये है, मध्य बिंदु है। कह सकते हैं कि दो बिंदु के मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो -4 और -2 को कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु निकालने के लिए आपको पता है फ्रेंड्स क्या किया जाता है। मध्य बिंदु निकालने के लिए दोनों भुजाओं को ऐड करके, यानी कि आपका x1 + x2/2 करते हैं, उसी तरह से y1 + y2/2 करते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु निकलता है। तो देखो मैं इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करूंगा। -4 और -2 को -6 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो -3। ठीक है, उसी तरह से y1 और y2 को जोड़ेंगे तो 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखिए फ्रेंड्स आपके पास दो निर्देशांक निकल गया, पहला निर्देशांक ये और दूसरा निर्देशांक ये, और इन दोनों के बीच के आपका समीकरण निकालना है, यानी कि दो बिंदु के बीच का समीकरण। तो दो बिंदु के बीच का समीकरण क्या होता है मैंने आपको ये भी बताया। ठीक है फ्रेंड्स, दो बिंदु के बीच का समीकरण क्या होता है तो मैंने आपको कई बार बताया, y - y1 = y2 - y1 बटे में x2 - x1 × x - x1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है और बस इसी फॉर्मूले के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो भी हमारे पास दिया गया, देखिए आपका ये आपका x1 y1 है गया, x2 y2 हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे, y को मैं छोड़ता हूँ, y1 यानी कि फ्रेंड्स आपका ये है तो 4 रखेंगे। उसके बाद y2 - y1, तो y2 हमारा कितना है 1 और y1 की वैल्यू जो कि 4 के बराबर है, माइनस में आपका माइनस हो गया। x2 फ्रेंड्स, x2 आपका x1 ये था, x2 ये था, तो x2 का -3 और x1 माइनस में और ऑलरेडी हमारा माइनस में, तो ये कह सकते हैं कि आपका प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से कीजिएगा अन्यथा आपका ये क्वेश्चन जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, x - x1, तो -x1 यानी कि आपका ये प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपका -3 ऊपर में, नीचे आपका +2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, x + 5 यहाँ पे क्रॉस में करेंगे तो आपका 2y और माइनस में 8 माइनस में 3x और इसको कर देंगे तो ये आपका -15। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इधर आपका 3x हो जाता है और ये आपका +2y और राइट साइड में मैं 15 को वहीं पर छोड़ता हूँ, इसको उठा करके इधर भेज देता हूँ, ये आपका 8 हो गया। यहाँ से करने का मतलब क्या हुआ, 3x + 2y = देखिए -7 के बराबर राइट आंसर आ जाएगा। यही आपका समीकरण बना। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए कोई दिक्कत हुआ कि नहीं? आई होप कि आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आपका समीकरण निकल के आ गया 3x + 2y -7। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और यानी कि दो बिंदु के बीच का समीकरण हम लोगों ने इसी तरह से निकालना होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि आपको ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए, तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व
कर सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि रसिका और समी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:5 है। तो चलिए भाई बना लेते हैं। एक तो क्या क्या दिया गया, एक रसिका दिया गया और एक समी है, ठीक है। इन दोनों के वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की जो आयु है, आयु का अनुपात वो 7:5 के अनुपात में है। क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि 17 वर्षों के बाद, यानी कि हम मान लेते हैं ये तो प्रेजेंट का था यानी कि वर्तमान का, और 17 ईयर्स लेट है, ठीक है। 17 साल बाद इनकी जो आयु का अनुपात होता है वो 12:11 के अनुपात में हो जाता है। और मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स कि सबसे पहले तो आप इन दोनों के रेशियो को डिफरेंसेस इक्वल करना होता है। यहाँ पे देखिए 7 और 5 का अनुपात यानी कि 2 का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 का। तो मैंने आपको क्या बताया कि इक्वल करने के लिए जितना भी डिफरेंसेस होता है आप ऊपर में गुना कर लो। 12 और 11 का अंतर 1 है ऊपर में, और 7 और 5 का अंतर 2 इसमें नीचे से। तो ये कह सकते हैं कि आप इसमें गुना करोगे तो 7:5 ही होगा, लेकिन इसमें गुना करेंगे तो 12 दूना 24 और ये आपका हो जाएगा 11 दूने 22। लेकिन अब देखिए फ्रेंड्स दोनों का डिफरेंसेस इक्वल हो गया कि यहाँ पे भी 2 अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। क्लियर। जब अंतर सेम हो जाए उसके बाद हम ये क्या करते हैं, अब यूनिट देखते हैं, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंसेस कितना हो रहा है। ये आपका यूनिट होता है और ये आपका ईयर्स होता है। तो 7 से और एक जो कि 7 और 24 का देखेंगे तो कितना होगा, 17 यूनिट हो जाता है कि नहीं। 7 और 24 का अंतर देखोगे तो 17 यूनिट जो फ्रेंड्स 17 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करो तो प्रेजेंट से लेकर 17 साल बाद यानी कि 17 साल के बराबर है। एक यूनिट का वैल्यू कह सकते हैं कि 1 के बराबर है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू जो फ्रेंड्स, एक यूनिट की वैल्यू 1 ईयर्स के बराबर हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि रसिका की वर्तमान आयु। तो रसिका कौन है भाई, रसिका तो ये थी ना। रसिका की वर्तमान आयु यानी कि 1 से इसमें 7 से गुना कर देंगे, 7 एकम 7। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप इस मेथड से बनाओगे तो काफ़ी ईजिली कर सकते हो, XY मानने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। क्लियर फ्रेंड्स, तो उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि 2 कारें क्रमशः 24 और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से क्रमशः शहर बी तक यात्रा करती हैं, ठीक है। शहर ए से शहर बी तक की यात्रा करती हैं। एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में फ्रेंड्स 2.5 घंटे कम समय लेती है, तो शहर ए से शहर बी की दूरी क्या होगी। आप तो इसे कई तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक यूनिक मेथड बताता हूँ जिस तरह से आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए आपके पास चाल का अगर हम रेशियो फ्रेंड्स करना चाहें, यानी कि स्पीड का रेशियो दो दिया गया, वो कितना है, एक तो 24 दिया गया और एक अगर बात करें तो ये 32 है, ठीक है। ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि 8 से अगर कटाएं तो 8 तरीके 24 और 8 चौका 32, ठीक है, 4 से। ये आपका रेशियो बन जाएगा 3:4 का। एक चीज़ आपको पता होगा कि जो स्पीड होता है वो टाइम का जस्ट उल्टा होता है। टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो दोनों उल्टा होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो टाइम होगा वो 4:3 हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उल्टा होता है। तो ये आप पलट सकते हो। क्लियर। अब यहाँ से देखिए सिंपल कुछ नहीं करना है, बस आपका आंसर आ चुका है। इन दोनों का डिफरेंसेस कितना है, एक यूनिट कह सकते हैं। एक यूनिट का जो डिफरेंसेस हो रहा है वो कितना, 2.5 दिया गया था, ठीक है, 2.5। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमें निकालना है कितना, ए से बी की दूरी निकालनी है ना। तो हम ये कह सकते हैं 4 वाले को निकाल लो कि इसकी वैल्यू यानी कि इसको टाइम कितना रहता है, 25 चौका आप करोगे तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना होगा, 25 चौका 100 यानी कि 10। क्लियर फ्रेंड्स, बताइए कोई दिक्कत है। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो स्पीड दिया गया था, स्पीड का जो अनुपात दिया गया था 3:4। तो टाइम का अनुपात क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा यानी कि 4:3। और इन दोनों का अंतर दिया गया था कि एक बोला जा रहा था, आप क्वेश्चंस को पढ़िए, कि एक कार यात्रा की तुलना में दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम लेती है। तो कहने का मतलब इन दोनों के डिफरेंसेस कर सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर 2.5 घंटा है, तो 4 यूनिट के बराबर कितना होगा, 10 घंटे के बराबर। क्लियर। अब आपके पास फ्रेंड्स चाल दिया गया था, पहले का चाल ये है, दूसरे का चाल ये है, और पहले का आपका टाइम निकल गया। तो आप इजीली निकाल सकते हो उसका डिस्टेंस कितना होगा। दूरी बराबर होता है क्या, चाल गुने समय। तो चाल आपका 24 और समय आपका 10, तो 24 गुने 10 240 किलोमीटर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहो तो एक्स मान के बनाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस मेथड को आप हमेशा फॉलो कीजिए, काफ़ी इजीली कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो है वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। उस कमरे में कितनी लंबाई की सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। देखिए क्वेश्चंस तो काफ़ी अच्छा है, कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, घनाकार का मतलब क्या हुआ, यानी कि क्यूब है, और क्यूब का मतलब ये फ्रेंड्स उसकी जो लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी। यानी फर्श का मतलब ये हुआ, अगर फर्श इस तरह का रहता है तो हम क्या कहते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि आयत के रूप में कहते हैं। लेकिन आपका ये जो घनाकार के रूप में दिया गया तो उसकी लंबाई भी बराबर होगी, चौड़ाई भी बराबर होगी, एल, और जो बी होगा वो भी आपका
एल गुने बी कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों एल ही के बराबर है, तो ये कह सकते हैं कि एल स्क्वायर कहो या फिर ए स्क्वायर कहो तो ये 48 के बराबर दिया गया। तो हम ये इसको मान लेते हैं फ्रेंड्स एल इक्वल टू, देखिए ए मान के चलते हैं क्योंकि ए आपका फॉर्मूला में होता है तो आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए एक बार ए स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब फ्रेंड्स आपका अगर इसको करेंगे तो 48 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 48 का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, 4 चौका 16, 16 3 48, 4√3 निकल जाएगा, ठीक है। इतना आपका ए निकल गया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि सबसे बड़ी छड़ रखी जा सकती है। तो एक चीज़ में मुझे बताइए कि अगर किसी कमरे में सबसे बड़ी छड़ रखना होगा तो आप उसको विकर्ण के रूप में रखेंगे, इधर रखेंगे, इस टाइप से सबसे बड़ा होगा। अगर आप उसको आयत के रूप में रखना चाहते हैं तो भी तो आप विकर्ण के रूप में रखेंगे, तभी सबसे लंबा छड़ रखा जा सकता है कमरे में, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास घन का रूप था, जो कमरे का रूप है वो घनाकार है, तो घन का विकर्ण निकाल लेते हैं। तो घन का विकर्ण होता क्या है, आपको पता है कि घन का विकर्ण, मैंने आपको कई बार बताया कि घन का विकर्ण रूप होता है फ्रेंड्स कि √3 गुने साइड, क्लियर, √3 गुने साइड होता है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, √3 गुने साइड की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखा है 4√3, तो बताइए 4 और ये गुना में 3 हो गया, 4 3 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबी जो छड़ रख सकते हैं वो 12 मीटर की छड़ रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप इसी तरह से निकालेंगे। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे समझने की बात ये थी फ्रेंड्स, इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई होगी वो दोनों एक के बराबर ही होगा, क्योंकि ये घनाकार है तो आपको पता है कि घन का लंबाई और चौड़ाई दोनों ही इक्वल होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ए स्क्वायर का मतलब 48 दिया गया था, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये कह रहा है फ्रेंड्स x + y = 15 के बराबर है और x - 10 का होल क्यूब प्लस y - 5 का होल क्यूब बराबर क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस तो काफ़ी सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा आपको इसको कॉन्सेप्ट्स के थ्रू समझना पड़ेगा कि कैसे इस क्वेश्चंस को किया जाता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को लिख लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को लिख रखा है और क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको ले चलता हूँ, ठीक है। x + y = 15 के बराबर दिया गया, तो मैं आपको इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, x + y - 15 = 0। अब क्वेश्चन में हमारा x - 10 दिया गया, तो मैं इसको इस फॉर्म में तोड़ना चाहूँगा कि इस फॉर्म में लिख ना सकें। इस तरह से लिख सकते हैं, y - 5 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है तो कहना। अगर इसको तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका सेम टू सेम यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप देख सकते हैं इस फॉर्म में हम लोगों ने तोड़ दिया। अब ऐसा करने का मतलब मेरा क्या हुआ, इस चीज़ को आप समझिएगा। ये आप देख रहे हैं AQ + BQ के फॉर्म में लिखा गया, और आपको पता है फ्रेंड्स AQ + BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A + B × A² + B²। और आपका फ्रेंड्स क्या होता है, माइनस में XY होता है, ठीक है, यानी कि माइनस में AB। ये फार्मूला हमारा होता है। अब मैं आपको ये बोलूँ कि x + y की जो वैल्यू दी गई है वो 0 के बराबर है, ठीक है, यानी कि 0। यहाँ पे मैं 0 रखूँगा तो इस टोटल को क्या करेगा, ये 0, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल में तो ये 0 के बराबर ही कर देगा। तो ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आपको बनाने का पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो राइट आंसर आप डेफिनेटली कर पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया कि x = √3 + √2 दिया गया और हमसे पूछा है कि x³ - 1/x³ की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको 1/x निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स x की वैल्यू जो इतना दी गई, अगर 1/x करेंगे तो मैंने आपको कई बार बताया कि इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि माइनस में ये आपका हो जाएगा। कैसे हो जाता है मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो फिलहाल अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको देख लेते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट करता हूं कैसे किया था। इसको जब हर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर में आपका जो कि माइनस में हो जाएगा, नीचे आपका AQ + A² + B² और A - और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं अपने प्रीवियस वीडियो में कि इस कैसे लिखा जाता है। जब 1/x करते हैं तो फ्रेंड्स हर परिमेयकरण किया था, यानी कि रेशनलाइजेशन करेंगे। तो जब रेशनलाइजेशन करते हैं तो ऊपर में आपका देखिए 1/√3 + 2 लिखेंगे, तो ये आप ऊपर में √3 - 2 जाएगा और नीचे आपका A + B × A - B के फॉर्म में आ जाता है। तो इसको हम इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन में कैसे करेंगे। AQ - BQ तो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होगा फ्रेंड्स। देखिए AQ - BQ का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, AQ - BQ का A - B का होल क्यूब माइनस में 3AB और इंटू में A आपका प्लस में होता है, ठीक है। AQ - BQ A - B का होल क्यूब प्लस 3AB × A - B, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे। क्लियर, इस फॉर्मूले के थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा, x - 1/x। देखिए फ्रेंड्स इन दोनों को हम ऐड करके लिखेंगे, x - 1/x को ऐड करके लिखेंगे
तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट ऐड करके दिख देता हूँ। रूट यानी कि √3 प्लस में √2 और माइनस में 1/x का मतलब √3 और माइनस है फ्रेंड्स, तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस में √2 हो जाएगा, इतना का क्यूब हो जाता है और प्लस में 3 और x माइनस वापिस आपका इतना ही आएगा। तो इसको पहले करके देख लेते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे हम वैल्यू को पुट कर लेंगे। और एक्चुअली इतना ना करने से पहले आप ये करते कि आप इसी को पहले दोनों को तोड़ करके लिख लेते x माइनस 1/x के रूप में, तो आपका इतना दिक्कत नहीं होता। ठीक है, इसको मैं कटा देता हूँ। कितना है हमारा 2√2 का पावर में क्यू आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि x माइनस 1/x की वैल्यू पे 2√2 रख सकते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखिए क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 और कुछ में आपका 2√2, इसको तोड़ोगे तो 2 के पावर 3 यानी कि 8 और फिर से 2 8 दूना 16 √2। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 दूना 6 √2। तो कह सकते हैं फ्रेंड्स 22 √2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने अलजेब्रा तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको बढ़ा रखा हूँ, और मैंने आपको अलजेब्रा के 2 पार्ट कंप्लीट कराए थे, जिसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अलजेब्रा से क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कराए थे। अगर आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको दोनों पार्ट्स की लिंक एक साथ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आज की इस वीडियो में मैंने इतने सारे मैथ्स के क्वेश्चन रखे थे जो कि आपको सीखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले फ्रेंड्स इसके जो हमारा डे वाइज चल रहा था उसको देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बिहार एसआई मेंस से मैथ्स और रीजनिंग के काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करा रहा हूँ, और साथ साथ मैं आपको मॉक टेस्ट भी देता हूँ जीके का, जो कि आप शाम को हमारे साथ बन सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।